स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए एक जरूरी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाने जा रही है जिनके राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं। इसके लिए बिहार के सभी पंचायतों में आगामी 22 सितंबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा और कैंप लगा करके पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूरे बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों के अच्छादन के लिए कैंप मोड में दिनांक 22 सितंबर 2025 से अभियान शुरू कर रहा है। राशन कार्ड निर्गमन के लिए कैंप का आयोजन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर मुख्य रूप से पंचायत सरकार भवन में रोस्टर के अनुसार 22/9/2025 से 10/10/2025 तक किया जाएगा। दोस्तों बिहार में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है, जिससे राजधानी पटना में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और करीब 11 बजे से रुक रुक करके बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जहाँ मौसम विभाग के अनुसार आज कैमूर, रोहतास, गया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा और फिर नवादा समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिलों में भी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी रेखा सक्रिय है, जिससे अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं पर उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर मध्य बिहार में पूर्वी नमी युक्त हवाएं भी सक्रिय हैं, जो बारिश की स्थिति को और मजबूत कर रही है। बिहार में 19 सितंबर को उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और फिर उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर 20 से 24 सितंबर तक बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन कई जगहों पर हल्की बारिश और फिर बूंदाबांदी जारी रहेगी। आगामी 5 दिनों 19 से 24 सितंबर तक वज्रपात और फिर आंधी की संभावना बनी रहेगी। वहीं पर 22 से 24 सितंबर तक दक्षिण और फिर दक्षिण मध्य जिलों में वज्रपात की आशंका अधिक रहेगी। इस दौरान तापमान सामान्य बना रहेगा, लेकिन 22 सितंबर के बाद कुछ क्षेत्र में तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के दिन करीब आने के बावजूद भी एनडीए में लोजपा रामविलास को मिलने वाली सीटों पर संशय बना हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं दूसरे नेताओं की ओर से किए जाने वाले दावे पर एनडीए की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, बीच बीच में लोजपा अपने गठबंधन के घटक दलों से जरूर उलझ जा रही है। जब पार्टी के प्रधान महासचिव और फिर सांसद अरुण भारती ने जदयू को लेकर के सीधी टिप्पणी की। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि मीडिया के कई साथी जब ये चर्चा करते हैं कि लोजपा रामविलास, जिसके आज बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, उनको आने वाले चुनाव में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, तो फिर ये धारणा बड़ी सतही और फिर अधूरी प्रतीत होती है। असलियत यह है कि कुछ लोग लोजपा रामविलास को केवल सीमित सीटों तक बांध करके देखना चाहते हैं, मानो उसकी असली ताकत और फिर जनता में उसकी पकड़ को नजरअंदाज किया जा सकता हो। उन्होंने लिखा है कि लेकिन बिहार की राजनीति और फिर एनडीए का इतिहास बार बार इसके बिल्कुल भी उलट गवाही देता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सिर्फ 2 सांसद की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिल सकती है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब केवल एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दी जा सकती है और वह 5 सीटों पर जीत दर्ज करके गठबंधन के भरोसे को और मजबूत कर सकती है, तब ये तर्क ही बेईमानी हो जाता है कि लोजपा रामविलास को विधानसभा चुनाव में सीमित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। दोस्तों 50 लाख महिलाओं के खाते में 22 सितंबर को 10-10 हज़ार रुपये नीतीश सरकार बड़ी सौगात देने वाले हैं। जहां नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 22 सितंबर को प्रदेश की यानी कि बिहार की 50 लाख महिलाओं को पहले किस्त में 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे महिलाओं को अपने पसंद का व्यवसाय शुरू करने में सहूलियत होगी। इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी काफी मदद करेगा। साथ ही इस योजना से
गांव और फिर कस्बों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई इस परियोजना को बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के माध्यम से किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र में योजना के नगर विकास और आवास विभाग की मदद ली जाएगी ताकि शहर में रहने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकें। वहीं पर महिलाओं को रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। वहीं पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ महिलाओं को आर्थिक संबल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाली योजना साबित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उनके परिवारों के सपनों को भी साकार करेगी। जब महिलाएं अपने हुनर और फिर मेहनत के दम पर रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी तो फिर इसका सीधा असर स्थानीय और फिर राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने वालों को धोखाधड़ी और कानूनी उलझनों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन के रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण जमीन का विवादित होना है, इसलिए जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। बिना जांच के विवादित जमीन खरीदना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है बल्कि खरीदार को लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी उलझा सकता है। पर भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि रैयत केवल वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही जमीन खरीदे। जमीन की श्रेणी जैसे कि केसरे हिंद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम और भूधान बंदोबस्ती स्पष्ट होना चाहिए। विभाग ने चेतावनी दी है कि वैध जमाबंदी के बिना जमीन की रजिस्ट्री को कानूनी चुनौती दी जा सकती है। वहीं पर रैयतों को जमीन की ऑनलाइन जांच करने की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की गई है। रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और जमीन के मालिक के बारे में जानने के लिए पोर्टल www.bhumijankari.bihar.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर विभाग ने आम जनता को दलालों के झांसे में न आने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि ये लोग कई बार धोखे से विवादित या फिर सरकारी रोक वाली जमीनों को बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे खरीदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं पर बाजार और हाट की जमीन, कब्रिस्तान, शमशान और फिर सैरात भूमि, मंदिर और फिर मठ की भूमि विभाग ने बताया है कि ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री करवाने पर दाखिल खारिज आवेदन अपने आप खारिज हो सकता है। इसके अलावा विभाग ने सलाह दी है कि बिना स्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद के कारण भी भविष्य में विवाद हो सकता है, इसलिए रैयतों को बंटवारे के बाद बनी नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन खरीदें। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने एनडीए के 5 नेताओं को भ्रष्ट बताया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल का नाम है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बताया और उन पर फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी भ्रष्ट बताया है। वहीं पर अशोक चौधरी के बारे में बताया है कि 2-3 वर्ष में 200 करोड़ से के भूखंड खरीदे, बेनामी और फिर मानव विकास न्यास के जरिए। न्यास पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन उसे इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सभी भूखंड अशोक चौधरी की बेटी की सगाई के बाद से लेकर के विवाह होने तक खरीदे गए। वहीं पर मंगल पांडे पर आरोप लगाया है कि कहते हैं कि दिल्ली में पत्नी के नाम फ्लैट खरीदने के लिए दिलीप जायसवाल से 25 लाख कर्ज लिए, जबकि उस समय उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2 करोड़ 13 लाख रुपए थे। राशि कहां से आई, इसका भी ब्यौरा है। या अधिक बोलेंगे तो पोल खुल जाएगा। दिलीप जायसवाल के बारे में उन्होंने कहा है कि राजेश शाह की हत्या के आरोपित हैं। तत्कालीन एसपी और फिर जांच प्रभारी से मिली भगत करके केस को रफा दफा कराया गया है। मामले की सही जांच के लिए राजेश की मां और फिर बहन की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करा दी गई है। वहीं पर सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि नाम बदलने के मास्टर राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक में फेल। सुप्रीम कोर्ट में बिहार बोर्ड का हल्फनामा है। 2010 के हल्फनामे में सम्राट स्वयं को 7वीं पास बता रहे हैं। अब कामराज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, जो कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं, मैट्रिक नहीं किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट की उपाधि ले ली। वहीं पर संजय जायसवाल के बारे में उन्होंने कहा है कि छोटका चोर है, पेट्रोल चुराता है फर्जी बिल बना करके। बेतिया की महापौर ने सशक्त अस्थायी समिति की 5 बैठकों में लिए गए निर्णय के बाद नगर आयुक्त को पत्र लिखा कि पेट्रोल पंप से निगम की गाड़ियों के तेल नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं पर 5 करोड़ 87 लाख का घपला हुआ है। 15 अगस्त के बाद पेट्रोल वाउचर के भुगतान पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी ने कभी देखा न सुना।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल मैदान में उतर गए हैं। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। जहां शंकराचार्य के इस ऐलान ने सभी राजनीतिक दलों को सख्ती में डाल दिया है। जब माना जा रहा है कि अगर शंकराचार्य अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर इसे सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को ही हो सकती है। वहीं पर शंकराचार्य इन दिनों बिहार दौरे पर है। मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार भ्रमण के दौरान कह रहे हैं कि वे सभी राष्ट्रीय दलों से मिल चुके हैं और संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने स्पष्ट समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में धर्म और फिर गौ संरक्षण की खातिर अब उनके संगठन खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। स्थानीय संतों से भी मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। वहीं पर शंकराचार्य ने यह भी ऐलान किया है कि वे स्वयं सभी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और सनातनी मतदाताओं से आह्वान करेंगे कि वे गौ भक्त उम्मीदवारों को चुने। इस दौरान स्थानीय संतों से मुलाकात भी करेंगे और फिर उनसे उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील करेंगे। वहीं पर किसी भी सियासी दल को शंकराचार्य का ये ऐलान रास नहीं आ रहा है। महागठबंधन और एनडीए का शंकराचार्य के इस कदम से बुरा हाल है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए और किसी भी धर्म के उच्च पद पर बैठे लोगों को भी राजनीति में आने से बचना चाहिए। वैसे भाजपा धर्म की ही राजनीति करती है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि वैसे धर्म के लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। बीजेपी बजाबता बंदे सनातन नाम से सनातन समागम भी करके लोगों को जोड़ने का काम करेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। सभी दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है, लेकिन गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी गठबंधन, किसी में बात नहीं बन पाई है। एनडीए की सीट शेयरिंग पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर बिहार सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी और फिर जेडीयू के प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस बीच महागठबंधन के सबसे बड़े वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता कांग्रेस को नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी औकात से ज्यादा सीट ना मांगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को ज्यादा सीट पर लड़ने से ज्यादा सीट जीतने पर ध्यान देनी चाहिए। वहीं पर राहुल गांधी की बिहार यात्रा के बाद से कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है, इसलिए पार्टी 70 सीटों पर तैयारी कर रही है। जब कांग्रेस की इस मांग पर दीपांकर भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा लगभग 70 सीटों की मांग की खबरों मैंने देखा है, लेकिन पिछली बार वे 70 सीटों पर लड़े और फिर जीत सिर्फ 19 पर ही पाए। 2015 में कांग्रेस 40 सीट लड़ी और 27 सीट जीती। वे अच्छा स्ट्राइक रेट था, लेकिन 2020 में वे 70 सीट लड़ी, जो उनकी औकात से ज़्यादा थी। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब के बीच संतुलन होना चाहिए। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी, जहां राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। सिर्फ 12 सीटों का अंतर था। इस चुनाव में राजद और फिर वाम दल का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी बढ़िया था। दोस्तों, बिहार के गयाजी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष महासंगम 2025 के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गयाजी का दौरा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 20 सितंबर को अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और फिर तर्पण का कर्मकांड पूरा करेगी। जहां उनके इस दौरे को लेकर के गया जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने एक विस्तृत रूट मैप और ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। जहां उनके आगमन के दिन गया एयरपोर्ट से वैष्णोपद मंदिर तक के विभिन्न मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। जहां राष्ट्रपति का काफिला डोभी गया मुख्यालय, मुख्य मार्ग, 5 नंबर गेट, बाईपास, घुघड़ी तार बाईपास, नारायणी पुल और बंगाली आश्रम होते हुए वैष्णोपद मंदिर पहुंचेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सचिवालय में आयोजित एक समारोह में 2025 के हीरो एशिया कप की विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को, मुख्य प्रशिक्षक और फिर सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपए देकर के सम्मानित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को खिलाड़ियों और फिर सहयोगी स्टाफ के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी है और उनके
भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई है। राजगीर खेल परिसर में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हुई, जिसमें 8 प्रमुख एशियाई टीमें शामिल थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 अगस्त 2025 को इस प्रतियोगिता शुभंकर का अनावरण किया था। प्रतियोगिता के दौरान भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा करके जीत हासिल की। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए और 10 सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम को भी पुरस्कार राशि दी गई थी। दोस्तों, बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों का खेल मैदान रही है। जब पिछड़ी और फिर अति पिछड़ी राजनीति के केंद्र में आने के चलते स्वर्ण जातियां भूमिहार ब्राह्मण का महत्व पिछले कुछ दशकों में कम होता गया, पर जब से फैसला 1% से भी कम वोटों का रह गया है, तब से स्वर्ण वोट सभी दलों के लिए निर्णायक हो गए हैं। जहाँ वहीं पर अमूमन मिथिलांचल का एरिया छोड़ दे तो फिर ब्राह्मण भूमिहार मिलकर ही वोट करते हैं, लेकिन बिहार के अलग अलग इलाकों में भूमिहार जाति का यादव, राजपूत और फिर कुशवाहा कुर्मी जातियों के साथ राजनीतिक दुश्मनी रही है। यह समुदाय रोहतास, भोजपुर, बेगूसराय, गया और समस्तीपुर जैसे जिलों में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है। वहीं पर 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन क्षेत्रों में 70 से 80% समर्थन हासिल किया, लेकिन 2025 चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इन वोटों में सेंध लगाने की रणनीति अपनाई है। वहीं पर प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण पांडे उपनामधारी है, रोहतास के कोनार गांव से हैं और उनकी बिहार बदलाव यात्रा ने ऊंची जातियों के युवाओं, पेशेवरों और फिर असंतुष्ट वोटरों को आकर्षित किया है। हाल ही में एक प्रमुख राष्ट्रीय चैनल के सर्वे के अनुसार भूमिहार ब्राह्मण वोटों में एनडीए का समर्थन 65% से गिर करके 52% रह गया है, जबकि 18 से 22% युवा प्रशांत किशोर की ओर झुक रहे हैं। ये केवल आंकड़े नहीं बता रहे हैं, बल्कि बिहार में पिछले दिनों हुई कुछ राजनीतिक घटनाएं भी इसी ओर इशारा कर रही है। बेगूसराय बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पर जातिगत समीकरण एनडीए के पक्ष में रहता है। यहाँ भूमिहार लगभग 20% के करीब है तो फिर ब्राह्मण करीब 10% है। जाहिर है कि कुल 30% वोट किसी भी दल के लिए निर्णायक होता है। 2020 चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने यहाँ की कुल 7 में 3 सीटें जीती थी। गिरिराज सिंह जैसे नेता यहाँ का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो खुद ब्राह्मण पृष्ठभूमि से हैं, बीजेपी के इस किले पर सेंध लगाने के लिए तैयार है। 10 सितंबर को बछवाड़ा में प्रशांत किशोर की बदलाव सभा ने स्थानीय राजनीति को हिला करके रख दिया। रैली का आयोजन बछवाड़ा प्रखंड के मैदान में हुआ, जहां पर प्रशांत किशोर ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया। यह भारी भीड़ जुटी, जिसमें ज्यादातर युवा और फिर भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग शामिल थे। प्रशांत किशोर ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है और भाजपा उनका कवच कुंडल बनी हुई है। बेगूसराय जैसे जिलों में फैक्ट्रियां क्यों नहीं है, पलायन क्यों? उन्होंने राइट टू रिकॉल विधेयक और 50 लाख रोजगार का वादा दोहराया है, जो ऊंची जातियों के शहरी युवाओं को आकर्षित करता है। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हाथों में उठी कलम ने नई बहस छेड़ दी है। बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रम में जब तेजस्वी यादव ने बच्चे के बीच कलम बांटी तो फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद कलम का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, वे दूसरों को शिक्षा का महत्व क्या बताएंगे। इसी मुद्दे पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी निशाना साधा और तेजस्वी को उनकी शिक्षा से जोड़ करके घेर लिया। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी का कलम बांटना ही उस बदलाव का प्रतीक है जिसकी बिहार को जरूरत है। जब पार्टी नेताओं का कहना है कि मोकामा जैसी जगह जहां कभी बंदूकें बांटी जाती थी, वहां शिक्षा का संदेश देना ही असली राजनीति है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर तेजस्वी यादव खुद कितने पढ़े लिखे हैं और लालू परिवार में किसके पास कौन सी डिग्री है। वहीं पर चुनावी मौसम में ये चर्चा और भी तेज हो गई है। जब लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं पास है। तेजस्वी यादव की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के नामी स्कूलों में हुई है। हालांकि पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उन्होंने क्रिकेट और फिर राजनीति की राह पकड़ ली। 9वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी। वहीं पर बिहार के पूर्व पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और फिर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। तेज प्रताप यादव ने इंटर तक की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ दी। आगे की पढ़ाई में उनकी खास रुचि नहीं रही, लेकिन राजनीति और फिर आध्यात्मिक विषयों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा देखा गया।
जहाँ वहीं पर लालू प्रसाद यादव की पढ़ाई पूरी तरह से बिहार में हुई है। उन्होंने 1965 में पटना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक पास किया। इसके बाद 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी किया। वहीं पर 1969 में इसी कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने 1976 में पटना लॉ कॉलेज से LLB भी पूरा की। छात्र राजनीति से ही उन्होंने बड़ा सफर तय किया और फिर बाद में बिहार की सियासत के सबसे बड़ा चेहरा बन गए। वहीं पर राबड़ी देवी की पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की और फिर गृहस्थ जीवन और फिर राजनीति में कदम रखा। राबड़ी देवी मात्र 4th पास है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर है। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और फिर लंबे समय तक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी रही। वहीं पर मीसा भारती भी डॉक्टर है। उन्होंने MBBS किया और फिर राजनीति में सक्रिय होने से पहले मेडिकल फील्ड में काम किया। वहीं पर लालू यादव की चौथी बेटी रागिनी यादव ने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की। लालू यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव ने रांची के BIT कॉलेज से B.Tech किया। दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने उनकी वैन रोक करके नारेबाजी की। उन्होंने महागठबंधन में अपनी पार्टी को शामिल करने की मांग की। AIMIM कई बार राजद के सामने महागठबंधन में शामिल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव उन मांगों पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इससे पहले यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार रात को मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के झिटकिया में भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा। जब उनकी यात्रा सिंहेश्वर से मधेपुरा जा रही थी, तब बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने सड़क पर उतर करके गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए थे। इन युवाओं की मुख्य मांग थी कि RJD मुस्लिमों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो फिर मतदान नहीं करेंगे। वहीं पर यात्रा के चौथे दिन तेजस्वी यादव मधेपुरा से सहरसा पहुंचे और फिर 3 स्थानों पर जनता को संबोधित किया। अपने भाषणों में उन्होंने बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन और बेरोजगारी को बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी लाखों बिहारी युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ता है। उन्होंने इस स्थिति को बिहार में सुशासन की विफलता का प्रमाण बताया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के दौरे और फिर जनसभाएं बढ़ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके भाषण के दौरान एक अजब गजब वाकया हुआ जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह अपने संबोधन के बीच अचानक एक पुलिस सिपाही को हरका दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिपाही मंच के पास खड़ा था और फिर अमित शाह ने उसे सुधारने या फिर चेतावनी देने के दौरान अचानक ध्यान आकर्षित किया। वहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे गृह मंत्री की कठोर और फिर अनुशासन प्रिय छवि का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं पर कुछ इसे अप्रत्याशित और फिर हास्यास्पद मान करके मजाक का विषय बना रहे हैं। वहीं पर ट्विटर और फेसबुक पर इस घटना के कई मीम और फिर प्रतिक्रियाएं भी पोस्ट हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, VIP इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि ये बिहार के लोगों की ताकत है कि मोदी जी और अमित शाह चुनाव आने की आहट के बाद बिहार पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के कई गाँव आज पलायन के कारण युवक विहीन हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सवाल करते हैं कि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा बिहार को मजदूर सप्लाई वाला प्रदेश बना करके रखने की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि आज जब चुनाव आया तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में उद्योग लगाने की चिंता बढ़ी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव इसके तहत हर जिले में घूम घूम करके जनता से संवाद कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव आम लोगों के बीच चैन भी बांट रहे हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव इसके तहत हर जिले में घूम घूम करके संवाद कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी आक्रामक होकर के लगातार एनडीए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पर इसी बीच तेजस्वी यादव का एक अनोखा रूप सामने आया है। बीते दिन तेजस्वी यादव खगड़िया पहुंचे थे। वहीं पर
वहां से लौटते समय उनका एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने अपने हेलीकॉप्टर में एक छोटे बच्चे को बैठा करके उनसे बातचीत की। तेजस्वी यादव ने बच्चे को बिस्किट खिलाया और एक कलम भी भेंट किया। तेजस्वी यादव ने बच्चे को कविता सुनाने को कहा, जिस पर बच्चे ने कहा कि किताब देख करके पढ़ते हैं। बच्चे से पूछा गया है कि बड़े होकर होंगे तो नौकरी कौन देगा, जिस पर बच्चे ने कहा कि तेजस्वी। वहीं पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बच्चा उत्साह में तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगा, जिसे देख करके भीड़ भी गूंज उठा। वहीं पर तेजस्वी यादव जिस बच्चे के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे वह 9 वर्षीय संतोष कुमार था। तेजस्वी यादव ने करीब 5 मिनट तक संतोष से बातचीत की। तेजस्वी ने संतोष से उनका नाम पूछा और कहा कि अच्छे से खाना खाओ। जब संतोष ने उनके पैर छुए तो तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद दिया और फिर उसे पेन, चॉकलेट, चिप्स और बिस्किट भेंट किए। संतोष ने खुशी जताते हुए कहा कि वह पेन से रोज लिखेगा और पढ़ाई में मन लगाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे ये पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिला है और तेजस्वी जी से मिलकर ये बहुत अच्छा लगा। जब उसने विश्वास जताया है कि यही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर के खगड़िया और आसपास के जिले में भारी उत्साह देखने को मिला। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। BRA बिहार विश्वविद्यालय समेत बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों और फिर संस्थानों को मिलाकर के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए नवनिर्मित पोर्टल पर छात्राओं के आवेदन को अनुमोदित नहीं किया जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालय और फिर कॉलेजों को मिलाकर के कुल 28 संस्थानों में 3,01,336 आवेदन पेंडिंग है। जब उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को पत्र भेजा है। इसमें छात्रों के आवेदन को जल्द ही अनुमोदित किए जाने की बात कही गई है। वहीं पर BRA BU में सबसे अधिक आवेदन पेंडिंग है। BRA बिहार विश्वविद्यालय में 58,467 आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। दोस्तों, बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की संपत्ति और रुतबे की चर्चा भी तेज होने लगी है। राजनीति में किसके पास कितना असर है इसका अंदाज़ा अक्सर उनकी दौलत और लाइफ स्टाइल से भी लगाया जाता है। वहीं पर बिहार की सियासत के 2 सबसे बड़े नाम लालू यादव और नीतीश कुमार इन दिनों इसी वजह से सुर्खियों में है। एक तरफ है लालू यादव जिनका परिवार दशकों से बिहार की राजनीति में हावी है, वहीं पर दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जिन्होंने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल करके खुद को सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी साबित किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों दिग्गजों में किसके पास ज़्यादा दौलत है, ज़्यादा पैसे वाले कौन हैं, ज़्यादा अमीर कौन है, किसके पास आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां और कीमती गहनों का खजाना है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो परिवार संग अपार दौलत का साम्राज्य है। बिहार की सियासत में लालू फैक्टर हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहा है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि उनकी और फिर उनके परिवार की संपत्ति भी लोगों की नज़रों में रहती है। चुनावी हल्फनामों के मुताबिक लालू यादव और उनके परिवार के पास करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। जब पटना और फिर दिल्ली में आलीशान मकान, पैतृक गाँव फुलवरिया की जमीन जायदाद और रांची स्थित घर उनकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों तेजस्वी यादव, नेता तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वहीं पर गाड़ियों की बात करें तो यादव परिवार के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें SUV से लेकर के प्रीमियम ब्रांड तक शामिल है। यही वजह है कि चुनाव आते ही लालू की संपत्ति का हिसाब किताब हमेशा सुर्खियों में रहता है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की नेटवर्थ के बारे में अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने आखिरी बार साल 2009 में चुनाव लड़ा था। उस वक्त के हल्फनामे के मुताबिक लालू यादव के पास 3 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति थी। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की संपत्ति 17 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना हल्फनामा दाखिल करते हुए समय लगभग 15 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। वहीं तेजस्वी यादव की संपत्ति 5 करोड़ रुपए है। नीतीश कुमार के पास केवल 21,000 रुपए नगद और लगभग 60,811 रुपए बैंक में जमा है। वहीं पर नीतीश कुमार की चल संपत्ति लगभग 16,97,741 रुपए की है, जबकि अचल संपत्ति लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए की है। नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक आवासीय फ्लैट है जो कि नई दिल्ली के द्वारका स्थित एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है। तुलना करें तो 2023 में नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 1 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास थी, जिसमें चल और फिर अचल संपत्ति शामिल थी। यह इस डिटेल से साफ है कि मुख्यमंत्री की संपत्ति मुख्यतः अचल संपत्ति में केंद्रित है और उनके पास ज़्यादा नगद या फिर बैंक बैलेंस नहीं है। दोस्तों, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने फिर से विवादित आपत्तिजनक बयान दे दिया है।
दरअसल बिहार अधिकार यात्रा के साथ खगड़िया पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शाम को NH 107 किनारे सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर के हमला बोला। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश जी अचेत अवस्था में चले गए हैं, बिहार के भ्रष्ट अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं तेजस्वी यादव उनका खेल न बिगाड़ दे। वहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा नीतीश सरकार के प्रति जनता की नाराजगी बढ़ रही है। एनडीए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जो सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी यादव ने किया है, यह सरकार इसका नकल कर रही है। उन्होंने नया बिहार बनाने के लिए मौजूद आम लोगों से हाथ उठा करके सहमति मांगी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पटना से सियासी बयानबाजी का तीर छोड़ा है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि ये पार्टियां घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी दिलाने का खेल खेल रही है। जब विजय सिन्हा ने कहा कि यह व्यवहार न केवल बिहार के हितों के खिलाफ है बल्कि देश के संवैधानिक तंत्र के भी खिलाफ है। वहीं पर विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद और कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। संविधान और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों के कदमों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और फिर ऐसे लोग राष्ट्र की अस्थिरता को कमजोर करना चाहते हैं। वहीं पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जोर देकर के कहा है कि बिहार सरकार और एनडीए की प्राथमिकता हमेशा भारतीय नागरिकों के हित में रही है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं, नियुक्तियों और फिर अनुदानों में भागीदारी देने का राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीय को उनके हक का लाभ मिलेगा और फिर किसी भी विदेशी और फिर अवैध प्रवासी को इसका फायदा नहीं होगा। कांग्रेस राजद ने राजनीति को जागीर बना लिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सारण के अमनौर विधानसभा में सभा को संबोधित किया। जहाँ कटसा के 52 बीघा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बिहार के लोगों की ताकत है कि मोदी जी, अमित शाह या फिर राहुल गांधी सभी को जमीन पर आना होगा, लेकिन सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, गुजरात में फैक्ट्री कब लगेगी। ये बोल करके बिहार में वोट नहीं ले सकते। उन्होंने कहा है कि यहाँ के मरोड़ा की चीनी मिल तभी शुरू हो सकेगी जब आप इसके लिए वोट करेंगे। यह चीनी मिल बंद है और फिर आप वोट देकर के मोदी को जिताए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संजय जायसवाल जितना फरफराना चाहते हैं फरफरा लें। कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौथा किस्त जारी करेंगे या तब सभी लोग धराशायी होकर के गिर जाएंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने अमनौर की जनसभा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा है कि जनसुराज की व्यवस्था बनी तो फिर दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और फिर महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सके। दोस्तों, नेपाल की तरह बिहार में भी जनरेशन जी खेला करेंगे, ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। दरअसल बिहार चुनाव में इस बार विपक्ष द्वारा वोट चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा इसका जिक्र किया है। वो इसी आधार पर कई यात्राएं भी निकाल रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब अभी तक तो राहुल गांधी का हमला सिर्फ वोट चोरी तक सीमित था, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने इस मुद्दे के साथ जनरेशन जी समाज को भी जोड़ दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि बिहार का जनरेशन जी न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया बल्कि वही अब देश के संविधान की भी रक्षा करेगा। जहां राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि देश के युवा और देश के स्टूडेंट्स देश के जनरेशन जी संविधान को बचाएंगे, जहां जन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और फिर वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। अब राहुल गांधी ने जैसे ही जन जी को अपने पाले में लाने की कोशिश की तो बीजेपी ने भी देर किए बिना उन पर हमला कर दिया। वहाँ पर निशिकांत दुबे ने एक्स पर ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि जन जी परिवारवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि वे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। जब वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है आपको क्यों नहीं वह भगाएगा। वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र और फिर नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश छोड़ने की तैयारी आप कर लीजिए, आ रहे हैं। अब दोनों ही ट्वीट में एक बात समान है, जनजी। इन जनजी समाज की ताकत को कोई भी दल हल्के में नहीं ले रहा है। जहाँ इसी जनजी ने श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन करवाया, बांग्लादेश में शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और इसी जनजी ने नेपाल में केपी ओली की सरकार को गिरा दिया। अब उसी जनजी की ताकत को राहुल गांधी बिहार चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने जिक्र करके
अपनी पोस्ट में उन्होंने जिक्र जरूर पूरे देश का किया है, लेकिन माहौल क्योंकि बिहार में सियासी रूप से गर्म है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है और यह सर्वे इंकसाइट ने किया है, जिसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां हाल ही में इंकसाइट ने भी एक सर्वे किया था, उससे पता चला है कि 18 से 29 साल की उम्र वाले युवाओं के बीच में एनडीए का समर्थन महागठबंधन की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। जहाँ उस सर्वे के मुताबिक 18 से 29 साल की उम्र वाले 44.6% युवा एनडीए के साथ जा सकते हैं, वहीं पर 39.5% युवा महागठबंधन को अपना वोट देंगे। जब उसी सर्वे में एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि इन युवाओं के बीच मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। वहीं पर पहले बताए गए तमाम आंकड़ों से ये तो पता चल गया है कि बिहार में युवाओं की आबादी काफ़ी निर्णायक और हर कीमत पर महागठबंधन इसे अपने पाले में लाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का सिर्फ इतना मकसद है कि बिहार का जनजी उनकी वोट चोरी के आरोप को अपना समर्थन दे, चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का वो विरोध करें। अब एक सर्वे से इस बात की भी थोड़ी जानकारी मिलती है। वोट चोरी के आरोप पर बिहार की जनता क्या सोचती है, तो सी वोटर मोटन 2025 के आंकड़े पर अगर नज़र डालें तो बिहार की 18 से 24 साल की सिर्फ 32.2% आबादी ने ही एसआईआर को एक सही प्रक्रिया माना। बाकी युवाओं ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में इसी अविश्वास पर खेलना चाहते हैं। वैसे पिछले कुछ चुनाव में अविश्वास ने भी चुनावी परिणामों पर अपना असर डाला था। वहीं पर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए। विपक्ष ने एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा था जहां पर 400 पार का मतलब ही संविधान खत्म करने, संविधान बदलने से जोड़ दिया गया था। खुद राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया था और फिर चुनावी नतीजे बताते हैं कि इसका काफ़ी हद तक फायदा भी हुआ। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई और फिर उसे सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गए हुए। ऐसे में राहुल गांधी का अगर वोट चोरी का आरोप साबित नहीं हो पाए, चुनावी मौसम में इसके जरिए माहौल जरूर बनाया जा सकता है। वे इस माहौल को बनाने के लिए जनजी का साथ चाहते हैं।